हेलो एवरीवन, आप में से कई लोगों को ये बात पता होगी कि 26 फरवरी यानी कि आज महाकुंभ का समापन है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 45 दिन लंबे इस पावन पर्व को करीब 60 करोड़ श्रद्धालुओं ने अटेंड किया है। जब इतने लार्ज स्केल पे स्पिरिचुअल टूरिज्म या रिलीजियस टूरिज्म देखने को मिला तो इसके साथ ही अवसर मिलता है इकोनॉमी को बूस्ट करने का, और ये अवसर ही हमने यहाँ पे कुंभ के कंटेक्स्ट में भी देखने को मिला। तो आज के इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे कि खर्चा कितना हुआ, फिर हम बात करेंगे कि कमाया कितना है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि और कौन सी अतरंगी प्रैक्टिसेस देखने को मिली जिससे पैसा और कमाया जा सकता है, और अंत में मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंसाइट आपको बताऊंगी इस पूरे महाकुंभ से रिलेटेड। तो जुड़े रहिएगा मुझसे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। पहले बात करते हैं कि खर्चा कितना हुआ। तो महाकुंभ में 7,500 करोड़ का खर्चा हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए, नए फ्लाईओवर्स बनाए, अंडरपास बनाए, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो 200 रोड्स को वाइडन किया गया, नए कॉरिडोर्स बनाए, रेलवे स्टेशंस को एक्सपैंड किया गया क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, तो इसलिए रेलवे स्टेशंस को भी उन भीड़ को केटर करने के लिए परिपक्व होना था। मॉडर्न एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण किया गया, और कुंभ मेला से स्पेसिफिक जो अरेंजमेंट्स हैं जैसे कि टेंट बनवाना और बाकी चीज़ें, उसके लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो ऐसे सब मिला के 7,500 करोड़ का खर्चा किया गया कुंभ में। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि इतने लार्ज स्केल पे कुंभ कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। पर क्या इसके रिटर्न आए, आइए जानते हैं। देखो, एग्जैक्ट फिगर्स तो थोड़े टाइम बाद पता चलेंगे, पर अंदाजा है कि 3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है वो आया है। कहाँ कहाँ आया है, ये सेक्टर्स भी यहाँ पर लिस्टेड है। हॉस्पिटैलिटी एंड अकोमोडेशन, मतलब होटल्स में बहुत महंगाई भी देखने को मिली। जो श्रद्धालु हैं उन्होंने ये बताया कि एक रात के लिए भी कमरा लेने में करीबन उन्हें 15,000 20,000 रुपए देने पड़ गए। तो हॉस्पिटैलिटी और अकोमोडेशन से कमाई हुई। फूड एंड बेवरेजेस में, इसमें खाना भी महंगा हुआ, और क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, जब बहुत सारे लोग आते हैं तो डिमांड बढ़ती है, तो फिर ऑब्वियसली इन्फ्लेशन देखने को मिलता ही है, महंगाई देखने को मिलती ही है। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में कमाई हुई। रिलीजियस अटायर, मतलब रिलीजन से जुड़े कपड़े जो हैं उनमें भी बिक्री देखने को मिली। पूजा सामग्री में भी बिक्री देखने को मिली। हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल सेक्टर भी बूम कर गया। महाकुंभ की थीम के बेसिस पे, मतलब जो लोग आए हैं वो अपने चाहने वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे, तो इसीलिए महाकुंभ थीम बेस्ड डायरी, कैलेंडर, जूट बैग्स जैसी चीज़ें भी बहुत देखने को मिली। बहुत ज़्यादा बिक्री भी हुई इनकी। तो ये सुविनियर के फॉर्म में भी लेके गए लोग, या फिर अपनी याददाश्त के लिए भी लेकर गए। हेल्थ केयर और वेलनेस सर्विसेज में भी डिमांड देखने को मिली। मीडिया, एडवर्टाइजिंग और एंटरटेनमेंट, टेलीकॉम, मोबाइल, एआई टेक्नोलॉजी और सीसीटीवी कैमरा जैसे अरेंजमेंट्स की भी, या ऐसे इक्विपमेंट्स की भी डिमांड देखने को मिली, जिसके कारण 3 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ। देखिए, ये अंदाजा जो है कुछ 2 लाख करोड़ के आसपास का लगाया गया था पहले, पर महाकुंभ में इतना जोश और उत्साह देखने को मिला कि 40 करोड़ श्रद्धालुओं के हिसाब से अरेंजमेंट किए थे, भीड़ 60 करोड़ के आसपास आई, और ये 60 करोड़ की भीड़ जो है उसने रेवेन्यू भी बूस्ट कर दिया। 2 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा इकोनॉमिक्स की बात, पर इसके आसपास और दूसरे लोगों ने भी इकोनॉमी को बूम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब देखिए, जो लोग आए हैं कुंभ अटेंड करने के लिए वो तो खर्चा करेंगे ही, वो होटल्स में भी रहेंगे, वो खाना भी खाएंगे, वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे ही। पर इस समय पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से आइडियाज़ देखने को मिले, जिसमें जो लोग कुंभ नहीं जा पाए उनसे भी आप कमाई कर सकते हैं, ऐसे आइडियाज़ आए। अब इसके बारे में थोड़ा सा झलक मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये आइडियाज़ हैं जिसमें डिजिटल डुबकी का आइडिया लेकर आए, या फिर संगम का जल 1 करोड़ में बेचने का आइडिया आया। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है 60% ऑफ में आपको अवेलेबल है, पर ये ऑफर आज ही खत्म हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आज ये ऑफर खत्म हो रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लें। एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं। MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। तो ये कोड का इस्तेमाल करके आपको डिस्काउंट दिख जाएगा।
आपको अगर सीसैट में दिक्कत आती है तो सीसैट का भी एक मॉड्यूल आपको अवेलेबल है एक ऑप्टिमम प्राइस में। इसको भी अवेल करने के लिए आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना होगा। हमारी बैचेस भी है जनरल स्टडीज़ की। प्रारंभ बैच है, आगाज़ है, आरंभ है, इग्नाइट है। ये बैचेस के बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो प्रारंभ हिंदी मीडियम के लिए बैच है, आगाज़ और आरंभ इंग्लिश के लिए बैच है, पर इनमें अंतर ये है कि इनके टारगेट ईयर्स अलग से हैं। आरंभ जो है वो 2026 के एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं और आगाज़ जो है जो एग्जाम 2027 में देने वाले हैं उन एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं। ये देखिए आगाज़ बैच आज से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये चीज़ में भी आप एनरोल कर सकते हैं। इग्नाइट में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। ये बैच का टारगेट ईयर 2026 है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने माध्यम के हिसाब से इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। कोड वही है, MM05 कोड का ही इस्तेमाल करना है आपको एनरोलमेंट के लिए। अब वापस आते हैं हम कैसे कमर्शलाइजेशन ऑफ फेथ हुआ या फिर इनोवेटिव आइडियाज़ या अतरंगी आइडियाज़ देखने को मिले, इसके बारे में बात करते हैं। ये है डिजिटल डुबकी का आइडिया, जिसमें जो लोग कुंभ नहीं जा पाए, वहाँ स्नान नहीं कर पाए, तो उन्हें क्या करना था, उन्हें अपना फ़ोटो इनको भेजना था और फिर ये आपका फ़ोटो ऐसे हार्ड कॉपी में निकालेंगे और ये वहीं रहते हैं तो ये स्नान कर लेंगे आपके बदले में, मतलब डुबकी लगा लेंगे आपके बदले में। और इसके लिए इन्होंने चार्ज किया 1100 रुपये। 1100 रुपये में डिजिटल डुबकी का आइडिया आया। ये जो है इन्होंने महाकुंभ का जल जो है 1 करोड़ में बेचने का, हाँ 1 करोड़ की कीमत बताई महाकुंभ के जल बेचने में। और जब इनसे पूछा गया कि आपको लगता है कि कोई खरीदेगा आपसे इतना महंगा, तो वो कहते हैं कि जब मैं इतना महंगा बेच सकता हूँ तो कोई खरीद भी सकता है, गंगा जल बहुत कीमती है और लोग इसे रियलाइज़ करेंगे। तो ऐसे आइडियाज़ भी देखने को मिले। इसी अपॉर्चुनिटी को क्विक कॉमर्स ने भी यूज़ किया। क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट ने संगम का जल 69 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। 100 ml जल जो है वो 69 रुपये में बेचने का एडवर्टाइजमेंट लगाया ब्लिंकिट ने और उनकी ऐप पे 69 रुपये में 100 ml जल मिल भी रहा है। अब यहाँ से एक वाइडर डिबेट शुरू हो गई। पहली बात तो कि ये संगम का ही जल है, कैसे वेरीफाई करेंगे, इसमें कोई भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा है कि जो प्राइसिंग है कि 100 ml के लिए आप 69 रुपये चार्ज कर रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है? क्योंकि अगर हम देखें तो बिस्लरी जो है 1 लीटर पानी कितने में दे देती है? 20 रुपये में। तो उस हिसाब से ये पानी बहुत महंगा है। एग्जैक्ट नंबर बताओ तो 3350% महंगा है ये। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये प्राइसिंग कैसे डिसाइड किया है, इसको लेके भी डिबेट शुरू हो गई। और क्या ये प्राइस रेगुलेशन को लेके कुछ करना चाहिए, इसके बारे में बात हुई। देखो, जो गंगा जल है और दूसरी रिलीजन से रिलेटेड एंटिटीज़ हैं वो तो पहले भी बेची जाती थी, तो इसको बेचना कोई नई बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये इतने हायर प्राइस पे क्यों बिक रही है, मतलब आस्था को शायद एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सहूलियत के रूप में भी है कि जो लोग नहीं जा पाए उन्हें इस चीज़ का इस्तेमाल करने का अवसर मिल रहा है, या फिर महाकुंभ से कुछ ना कुछ उन्हें उनके पास आ रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। पर अधिकतर लोग इस तरफ इंक्लाइंड हैं कि क्विक कॉमर्स जो है वो शायद आस्था को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और फेथ ड्रिवन इकोनॉमी होती चली जा रही है हमारी, जिसमें रिलीजन के नाम पे लोगों से बहुत सारे पैसे लिए जा रहे हैं। अब देखिए ना आप, क्योंकि अगर ये पानी आप श्योरिटी से भी नहीं कह सकते कि ये संगम का जल है भी या नहीं। अगर ये संगम का जल है भी तो लोगों का ऐसा मानना भी है कि इनकी पैकेजिंग वगैरह ऐसे होती है कि रेगुलर पानी में 1 बूंद संगम का जल मिला देते हैं और उसे फिर संगम का जल ही कहने लग जाते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और ऐसा कुछ ऑथेंटिकेशन का कोई प्रूफ भी नहीं है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर ये वाला डिबेट भी हमें देखने को मिला। अब आगे बढ़ते हैं और एक जो इंटरेस्टिंग इंसाइट की मैं बात कर रही थी कि आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में इकोनॉमी बूस्ट हुई, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए और वहाँ की इकोनॉमी जो है, जिसको हम स्पिरिचुअल टूरिज्म से एसोसिएट कर सकते हैं कि स्पिरिचुअल टूरिज्म या रिलीजियस टूरिज्म की वजह से प्रमोट हुई। ये बात सही है, जहाँ पे बहुत सारे अवसर मिले, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, बहुत सारे लोगों का भला हो गया। पर उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी देखने को मिली, वो ये थी कि ये जो इकोनॉमी या रेवेन्यू के टर्म्स की बात कर रहे हैं, इसके मेजर बेनिफिशियरी या फिर सबसे ज़्यादा फ़ायदा बड़े कैपिटलिस्ट को ही हुआ। जो बड़े लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत पूंजी है, उन्होंने ही इस कुंभ की इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा शेयर लिया। और ये मैं खुद से नहीं कह रही, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं
ये जो है एक इंडिविजुअल है जिनकी शॉप है वहाँ पे, तो वो बताते हैं इनकी शॉप मीडियम साइज है। मीडियम साइज है मतलब ज़्यादा छोटी भी नहीं है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो इसमें बताते हैं कि जितनी आशा थी उस हिसाब से उनको रेवेन्यू नहीं आया, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो हैं उनको ज़्यादा शेयर मिला मार्केट का। और ये जो चीज़ है यही हाईलाइट करते हैं हम कि जब समाज अनइक्वल होता है तो अमीर जो हैं वो और अमीर होते चले जाते हैं और गरीबों को शायद उतने अवसर नहीं मिलते हैं। अनडाउटेडली इससे ओवरऑल इकोनॉमी में बूस्ट मिला है, और इलाहाबाद ही नहीं उसके आसपास के एरियाज जैसे कि अयोध्या, वाराणसी, इनका भी टूरिज्म बढ़ता हुआ दिखा। पर ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका फेयर शेयर जो है वो लार्ज प्लेयर्स को ही मिलता है। अधिकतर छोटे प्लेयर्स इतना सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। तो ये एक इंसाइट है जिसमें हमारी इनइक्वालिटी की वजह से जो भी अवसर होते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा बड़े प्लेयर्स को ही मिल जाता है। तो इसके साथ ही हम वीडियो के अंत में आ गए हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कुंभ से रिलेटेड आपके और कोई अनुभव हैं तो आप उनके बारे में भी बता सकते हैं। मुझे तो ये सौभाग्य नहीं मिला, मैंने ये कुंभ अटेंड नहीं किया, पर आपकी स्टोरीज से मुझे पता चल जाएगा कि मैंने क्या मिस किया है और क्या सुंदर से एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके इसके अराउंड। तो विद दिस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।